नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है और हिंदी की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करा है। आयोग का जिस आधार पर पैटर्न अभी इस समय चल रहा है, उसी आधार पर हमने पेपर को बनाने की कोशिश की है, जिसमें हमने लोकोक्तियों को भी शामिल करा है, पर्यायवाची शब्द या अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं, उन सभी पॉइंटों पर विशेषकर ध्यान दिया गया है। जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, चाहे आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो या फॉरेस्ट गार्ड या सीजपाल या ग्रुप सी के जो भी एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं, उनके आधार पर हमने इस प्रश्न पत्र को बनाया है। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहने वाला है कि निम्न में से सन्मार्ग शब्द का विलोम होगा, तो इसमें से क्या होगा? तो कुमार्ग होगा। क्या हो जाएगा? कुमार्ग हो जाएगा। इसके साथ-साथ कुछ विलोम शब्द हमें जैसे याद रखने हैं कि सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? किसका? सौम्य का विलोम जो हमें देखने को मिलेगा, वो उग्र देखने को मिलेगा। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? तो संधि का जो विलोम होगा, वो विग्रह होगा। तम का विलोम आलोक हो जाएगा। क्षणिक का विलोम जो देखने को मिलेगा, वो शाश्वत देखने को मिलेगा और प्रसारण का जो विलोम देखने को मिलेगा, संकुंचन देखने को मिलेगा और तामसिक का जो विलोम देखने को मिलेगा, वो सात्विक देखने को मिलेगा। ये जो विलोम शब्द आपको बताए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे हुए विलोम शब्द हैं, जो बार-बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट ये विलोम शब्द हमें देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन-सा शब्द है जो कि अशुद्ध है? तो अनुग्रह। अनुग्रह कैसा शब्द है? ये अशुद्ध शब्द है। बाकी अधिशासी, उज्ज्वल और 36 ये कैसे शब्द हैं? तो ये हमारे शुद्ध शब्द हैं। अनुग्रह कैसे लिखा जाएगा? तो अनुग्रह की बात करें तो कुछ इस प्रकार से अनुग्रह लिखा जाएगा। ठीक है? अनुग्रह ये कैसा हो जाएगा हमारा? शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो इसमें अशुद्ध क्या हो गया? अनुग्रह अशुद्ध हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, वो क्वेश्चन हमारा है, सोल सोबार गाड़ ने गैन लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ होगा किसी भी कार्य का निष्फल हो जाना। क्या हो जाएगा? किसी भी कार्य का निष्फल हो जाना सोल सोबार गाड़ ने गैन लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में इनमें सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन-सा है जो सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रचना दी गई है और एक तरफ क्या दिए गए हैं? रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। संगतकार जो लिखी गई है, संगतकार मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखी गई है। राम की शक्ति पूजा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। चितंबरा जो लिखा गया है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। सीरीज़ के फूल जो लिखे गए हैं, वो किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा सीरीज़ के फूल लिखे गए हैं, जो कि एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कहानी है। और इनके उपन्यास की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास की बात करें, तो पुनर्वा, एना नामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, ये क्या है इनके? तो इनके ये उपन्यास रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से किस शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किसका? इनमें से किस शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये पूछा गया है। तो इसमें जो है अतिथि, अतिथि में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी अगर देखें अतिरिक्त, अत्यधिक और अत्यंत, इनमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 22 उपसर्ग हमें संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं। उपसर्ग आखिर होते क्या हैं? उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शुरू में लगकर क्या करते हैं? शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है, एक सिंपल सी भाषा में अगर बात करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? यानी कि इस वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें सर्वनाम क्या है? तो इसमें सर्वनाम जो है ऐसा, ठीक है? ऐसा
क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम की बात करें तो ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं और इनका प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता बल्कि वही अर्थ बना रहता है, वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कैसा शब्द है, तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है सर्वनाम, तो विकारी शब्द है सर्वनाम। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो 11 हमें मूल सर्वनाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये क्या है, हमारे मूल सर्वनामों की संख्या है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद देखने को मिलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखने को हमें मिलते हैं। निजवाचक, सेकंड जो सर्वनाम आएगा वो कौन सा आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम आएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। थर्ड जो आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा जो हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा जो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तू ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह देखने को मिलते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो हमें शब्द देखने को मिलेंगे कोई और कुछ, कोई और कुछ किस में देखने को मिलेंगे, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर देखने को मिलेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें, इसमें जो और सो देखने को मिलेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर कौन और क्या देखने को मिलेगा। निजवाचक सर्वनाम के अंदर आप, अपना, स्वयं, ये आदि शब्द देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी सर्वनामों के चिन्हों को भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें याद रखना है और नोट डाउन भी करते चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन हमारा जो है अगला, निम्न में से कौन सा एक अलंकार शब्दालंकार का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा अलंकार है जो एक क्या कहते हैं, शब्दालंकार का भेद नहीं है, ये हमसे क्या करा गया है, पूछा गया है। तो बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है। शब्दालंकार के भेदों की बात करें तो कितने भेद होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमें कितने भेद देखने को मिलेंगे, शब्दालंकार के 5 भेद देखने को मिलेंगे। शब्दालंकार का भेद, इनमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें शब्दालंकार का भेद है। ठीक है। भेद तो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। हम बात कर रहे थे कि शब्दालंकारों के भेद कितने होते हैं, तो 5 भेद देखने को मिलते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, जिसको हम इसी को क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से ये भेद हमें देखने को मिलते हैं। अलंकार के भेद, अर्थालंकार के भेदों की बात करें तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह वाचक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांति मान अलंकार और विभावना अलंकार, ये अर्थालंकार के भेद हैं। तो अलंकार से कुछ ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अभिवादन। अभिवादन विकल्प नहीं है। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र, प्रशासनिक पदाधिकारियों को लिखा जाने वाला पत्र, व्यापारियों को लिखा जाने वाला पत्र, संपादकों को लिखा जाने वाला पत्र, समाचार पत्र के संपादकों को लिखा जाने वाला जो पत्र होता है, पुस्तक विक्रेताओं आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हीं को औपचारिक पत्र की श्रेणी में रखा जाता है। अगर इनके वर्गों की बात करें, जैसे कि कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, ये क्या है, मुख्य रूप से इनके औपचारिक पत्रों के क्या हैं, तो ये वर्ग रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं
है, इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो भाषा हो जाएगी वो भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा हो जाएगी। ठीक है। ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा जो हमारी आती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और पश्चिमी हिंदी में जो उपभाषाएं देखने को मिलती हैं वो कितनी, यानी बोलियां कितनी देखने को मिलती हैं? हमें 5 बोलियां देखने को मिलती हैं। और वो 5 बोलियां कौन कौन सी रहने वाली हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बागरू। ये 5 बोलियां हमें जो देखने को मिलती हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंदर देखने को मिलती हैं। पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे विकास हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के विकास की बात करें तो पूर्वी हिंदी का विकास जो होता है अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। किससे होता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। बोलियां कितनी है इसमें? तो इसकी 3 बोलियां हमें देखने को मिलती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, और इसमें 3 बोलियों देखने को मिलती हैं। किसमें? पूर्वी हिंदी के अंदर। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? तो वो ब्रज भाषा नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में गे से ज्ञानी वर्ण किस वर्ग के बाद आता है? तो अगर बात करें तो ये जो आएगा जय के बाद, यानी गे से ज्ञानी जो हमारा टूटता है किस में टूटता है? जय धन ये में टूटता है। और गे से ज्ञानी कैसा वर्ण है? तो ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि क्षत्रिय हो जाता है जो कै धन किससे? कै धन पेचरा से मिलकर बना होता है। इसी के अलावा जो देखने को मिलता है हमारा त्रय देखने को मिलता है, जो तय धन रे के मेल से बना होता है। इसी के साथ साथ जो श्रय होता है वो बड़ा से धन रे से मिलकर बना होता है। तो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, और इसमें पूछा गया है कि गे से ज्ञानी किस वर्ण के बाद आता है? तो वो जो आता है जय के बाद आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि दी गई है? इनमें से वो कौन सा रचना है जिसको महापंडित कहा जाता है? तो इसमें जो हो जाएंगे राहुल साक्यांत। राहुल साक्यांत को महापंडित कहा जाता है। इनकी बात करें तो महापंडित और घुमक्कड़ कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इनके उपन्यास की बात करें तो 22वीं सदी, जय योद्धे, मधुर स्वप्न इनके क्या हैं? तो ये इनके उपन्यास रहने वाले हैं। जीवनिया की बात करें, इनकी जीवनी क्या है? नए भारत के नेता, वीरचंद सिंह गढ़वाली, महामानव बुद्ध, घुमक्कड़ स्वामी, आदि इनकी क्या है ये? तो ये आदि इनकी जीवनियाँ हैं। 36 भाषाओं को इनको ज्ञान था। इन्हें यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। हिंदी को खड़ी बोली का नाम राहुल जी के द्वारा दिया गया था। तो ये बात याद रखना है। तो किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि दी गई? तो राहुल साक्यान को महापंडित की उपाधि दी गई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है, अगर बात करें, वह मुझसे अलग रहता है। कौन? वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? मुझसे। ठीक है। तो इसमें जो कारक आ जाएगा वो कारक जो हमें देखने को मिलेगा, अपादान कारक देखने को मिलेगा। ठीक है। कौन सा कारक देखने को मिलेगा? अपादान कारक देखने को मिलेगा। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कारक कहा जाता है। कारक के भेद कितने होते हैं? तो कारक के हमें 8 भेद देखने को मिलते हैं, और वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं? कर्ता, और कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होगा वो ने होगा। कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? को है। करण, से, द्वारा, के द्वारा, ये क्या है? करण के विभक्ति चिन्ह है। फिर संप्रदान कारक आ जाएगा, उसके बाद अपादान कारक आएगा, फिर संबंध कारक, फिर अधिकरण कारक, फिर संबोधन कारक। ये सारे क्या आएंगे? कारक के 8 भेद हो गए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये क्या है? कारक के 8 भेद हैं। तो जहाँ पर अलग होने का भाव हमें देखने को मिले वहाँ क्या आ जाएगा? अपादान कारक आ जाएगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रीरी की मात्रा, ऋषि ऋषि की मात्रा का विशुद्ध प्रयोग किया गया है? तो किस में किया गया है? तो वो जो किया गया है विशुद्ध रूप यानी विशुद्ध रूप का प्रयोग जो किया गया है किसमें किया गया है? रिपु में। ठीक है, इसमें क्या करा गया है? विशुद्ध रूप का प्रयोग किया गया है, विशुद्ध। ठीक है, और इससे जो बातें क्या याद रखनी है, इससे बातें कुछ याद नहीं रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे सीधा। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? किसके? जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा। क्या होगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहा जाता है? जो किए गए उपकारों को मानता है। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि मछली की तरह सुंदर आंखों वाली क्या कहलाएगी? मीनाक्षी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मीनाक्षी कहलाएगी। मयूर की तरह सुंदर आंखों वाली मयूराक्षी और मृग की तरह सुंदर आंखों वाली मृगनयनी कहलाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो इसमें जो अव्यय मिलेगा इसलिए, कौन सा देखने को मिलेगा समुच्चय बोधक अव्यय? तो इसलिए देखने को मिलेगा। समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। इसमें जो शब्द देखने को मिलेंगे जैसे कि अथवा, और, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु या ताकि, इसके अलावा एवं, अतएव, अर्थात, लेकिन, यदि, तो, ये आदि शब्द जहाँ भी देखने को मिलेंगे वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय देखने को मिलेगा। तो ये इसकी पहचान है। ये शब्द इस अव्यय के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसलिए इसका आंसर हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसकी पहचान कीजिए। तो जो इसमें दिया गया है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तो ये भी सही कहा गया है। इसके अलावा देखेंगे कि इसके अलावा जो कहा गया है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है, थर्ड पॉइंट है, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, गलत है ये। तो विसर्ग का मेल तो भाई स्वर से भी हो जा सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है, वही क्या कहलाएगा? हमारा विसर्ग संधि भी कहलाएगा। तो इसमें थर्ड जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। हमें गलत की पहचान करनी है। बाकी तीन पार्ट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जल, प्राण और पुत्र, क्या क्या? जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ये जीवन का अनेकार्थी है। किसका है? तो ये जीवन का अनेकार्थी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो 18 क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? 18 क्वेश्चन होगा। इससे पहले कि हमने कहा कि जल के जो अनेकार्थी होंगे क्या क्या होंगे? तो जीवन हो जाएगा, प्राण हो जाएगा या पुत्र हो जाएगा। ठीक है, ये अनेकार्थी होंगे। यानी जल, प्राण और पुत्र किसके अनेकार्थी हैं? तो जीवन के अनेकार्थी हैं। इसी के अलावा हरि के अनेकार्थी क्या हो जाएंगे? तो मेढक, सर्प, सिंह, घोड़ा, हाथी, बानर और कामदेव, ये किसके हो जाएंगे? हरि के। द्विज के अनेकार्थी क्या हो जाएंगे? तो ब्रह्मांड हो जाएगा, पक्षी, दांत और चंद्रमा, ये किसके हो जाएंगे? तो द्विज के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति का अर्थ है। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा सावन हारे न भादो सूखे। क्या हो जाएगा? सावन हारे न भादो सूखे, जो इसका अर्थ होगा सदा एक समान रहने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, वर्णमाला में ट, झ
का उच्चारण स्थान है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, यानी कि मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन से वर्ण आते हैं? तो टै वर्ग इसमें शामिल होता है। इसके अलावा रि से ऋषि और रै और पेचरा से, ये कैसे व्यंजन है? तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन की बात करें तो तालव्य व्यंजन में च वर्ग शामिल होता है। च वर्ग के अलावा इसमें छोटी ई और बड़ी ई और य और बड़ा श शामिल होते हैं। किसमें? तालव्य व्यंजन में। कंठी व्यंजन के अंदर जो शामिल होते हैं तो इसमें क वर्ग शामिल होता है। क वर्ग के अलावा लघु ए, दीर्घ आ और विसर्ग, ठीक है, ये शामिल होते हैं किसमें? कंठीय व्यंजन के अंदर। और कौन सा शामिल होता है? भी कंठीय व्यंजन है। इसके अलावा ओष्ठ्य व्यंजन की बात करें तो इसमें पै वर्ग शामिल होते हैं, लघु ऊ और दीर्घ ऊ शामिल होते हैं। दंत्य व्यंजन की बात करें इसमें तय वर्ग शामिल होता है। तय वर्ग के अलावा लय और शय ये भी शामिल होते हैं। किसमें? दंत्य व्यंजन के अंदर शामिल होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णमाला ट और झ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा उच्चारण स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा शब्द है संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? वो संकर शब्द कहलाता है। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।